हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 9 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितनी हो गई है। तो सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 96, जो 2018-19 में 88 थी, लेकिन बढ़कर हो गई है 96। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और हमारे इस नेशनल एनिमल की संख्या में बढ़ोतरी होना हमारे देश के लिए काफी अच्छी खबर है। तो देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में 96 तक पहुंच गई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को वर्ष 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 1986 में हमारे इस सुंदरबन के क्षेत्र को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और जब बात करते हैं सुंदरबन की, तो सुंदरबन मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना है, 2585 वर्ग किलोमीटर। और यहां आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच यह सुंदरबन वन क्षेत्र फैला हुआ है। और यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। और यहां पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण यह काफी प्रसिद्ध है। और यह 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है यह सुंदरबन वन क्षेत्र। और इसी बात को लेकर मैं आपको बताऊं तो यहां हम बात करते हैं हमारे इस टाइगर की। तो भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन बाघों की घटती आबादी के कारण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया। और जब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो 2 दिन पहले ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। तो एग्जिट नामक एक नई एप्लीकेशन अन्य राज्यों के जो नागरिक पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं उन्हें अपने राज्य में भेजने के लिए पश्चिम बंगाल ने इस ऐप को डेवलप किया। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहां पहले तो आप मैप में देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ यह है पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार यानी कि दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपके सामने रखता हूं। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हर साल ऑलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर किस राज्य के तट पर अंडे देने आते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अंडे देने के लिए आते हैं इस तट पर। और यह समुद्र तट है ओडिशा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। तो देखिए, इस वर्ष मार्च महीने में ओडिशा के समुद्र तट, और वो भी कहां, ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास लगभग 7,90,000 ऑलिव रिडले कछुओं अंडे देने के लिए पहुंचे थे, जिनसे अब लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं। और इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन सुर्खियों में है, तो आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। और बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने पिछले मंथ में आपको बताया था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता
मौ प्रतिभा आरंभ की है। तो मौ प्रतिभा एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता, वो भी ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की है। और यहां हम बात करते हैं ओडिशा की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर बे ऑफ बंगाल के तट पर स्थित है ओडिशा। ओडिशा का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन किया गया और इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? ओडिसी। ओडिशा में जिलों की संख्या 20 और ओडिशा में हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? कटक शहर में स्थित है। और यहां बिल्कुल ही समुद्र तट पर एक व्हीलर द्वीप भी स्थित है, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और जब 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया, तब मैंने आपको ओडिशा के बारे में डिटेल में बताया था। यहां हम फिर से रिवाइज कर ले। कौन सा बंदरगाह ओडिशा राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है? पारादीप। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? चिल्का। और वो ओडिशा में स्थित है और इसका कैचमेंट क्षेत्र लगभग 3560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ओडिशा में एक दूसरी झील भी काफी चर्चा में रहती है, वो है अंशुपा झील। तो देखिए, अंशुपा झील ओडिशा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ओडिशा राज्य प्राचीन समय में कलिंग के नाम से विख्यात था और ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और कला और संस्कृति के लिहाज से ओडिशा की बात करें तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। तो यह भी आप याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नामांकन हेतु निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाया गया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हर साल घोषणा की जाती है, लेकिन इसके नामांकन हेतु कागजी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि ईमेल के जरिए नामांकन किया जाए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईमेल। तो देखिए, इस बार खेल मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के चलते नामांकन की कागजी प्रक्रिया के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। और ऑनलाइन प्रक्रिया में ईमेल द्वारा किसी भी खिलाड़ी अपना आवेदन भेज सकता है खेल मंत्रालय को। तो यहां हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और खेलों के प्रशिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जबकि ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो यह सारी बात आपको याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग का लोकार्पण किसने किया है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से एक हमारी भारत में हिंदू धर्म की पवित्र यात्रा माना जाता है यह कैलाश मानसरोवर। और इस यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग का लोकार्पण किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। और यहां आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण करते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। तो यह काफी अच्छा कदम उठाया गया है और इस मार्ग के जरिए हमारे भारतीय यात्रियों को क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जो पहले 2 से 3 सप्ताह में पूरी होती थी। और इसमें कोई हवाई यात्रा नहीं करनी होगी। तो पहले क्या होता था कि हवाई यात्रा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए।
और मानसरोवर के तीर्थयात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे। पहले क्या था कि 80% यात्रा चीन की भूमि पर करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो घटकर हो गई है सिर्फ 16%। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसके वैज्ञानिकों द्वारा एक किफायती एवं ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया गया है? तो हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों द्वारा वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है JNCASR। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। और वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को सुरक्षा अनुप्रयोगों हेतु सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और यह अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है यह वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर। और इसे विकसित किसने किया है? तो JNCASR ने। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा JNCASR की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, पान मसाला को 1 साल के लिए किसने बैन किया है? पान मसाला को 1 साल तक के लिए बैन किया है झारखंड राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? क्योंकि झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया और इकट्ठा किए गए सभी नमूनों में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट शामिल पाया गया और इसीलिए झारखंड राज्य ने यह कदम उठाया है। और बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी झारखंड राज्य में स्थित है और कल इस दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बात करते हैं झारखंड की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से से विभाजित होकर बना है झारखंड और झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? रांची। तो संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में झारखंड एक अग्रणी राज्य माना जाता है और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया था। और झारखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, यह बात भी आप याद रखिए। सातवां क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो हमारे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया है क्योंकि कोविड-19 टेस्ट किट सभी राज्यों और सभी जिलों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर सके। तो देखिए, ICMR पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। और यहां हम बात करते हैं भारतीय डाक के, तो पहले तो भारतीय डाक प्रणाली के बारे में आपको मैं बता दूं। देश में व्यवस्थित व नियमित डाक सेवा प्रारंभ करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है और 1727 में उसने कोलकाता में पहले डाकघर की स्थापना की। 1940 में बंगाल में सर्वप्रथम डाकिये की नियुक्ति की गई और रेलों से डाक सेवा का प्रारंभ 1853 से हो गया था। तो यह हमारी भारतीय डाक प्रणाली से जुड़ा इतिहास था और इसी के साथ जब समझौता हुआ है ICMR के साथ। तो बात करते हैं ICMR के, पूरा नाम मैंने बताया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1911 में हुई। और ICMR के वर्तमान सचिव एवं महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव।
और आईसीएमआर का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 8वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है और ये अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। पहले चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए है और भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा, और दूसरे चरण के तहत नेविगेशनल एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना है। और यहां जब समझौता किया गया है हमारे रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर एसईडी के साथ, तो टाटा पावर एसईडी का पूरा नाम होता है टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। और अब बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी? भारत को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है AIIB ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है AIIB। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखिए, $500 मिलियन की सहायता से भारत को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में AIIB कोविड-19 संकट रिकवरी सुरक्षा के तहत अपने फंड को 2 गुना कर रहा है, और यह बात मैंने आपको लगभग 1 मंथ पहले ही बताई थी, लेकिन हाल ही में मंजूरी दे दी गई है, तो फिर से इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2016 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है, और AIIB के अध्यक्ष कौन है? जीन लिकोन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस साल 9 मई को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 मई। लेकिन हर साल यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को नहीं मनाया जाता है, हर साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? तो मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, और इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, यानी कि पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, जो 2020 की थीम रखी गई है, वो यहां आप इमेज में भी पढ़ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार कितने महीने की अवधि के लिए 19.5 करोड़ लोगों को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करेगी? तो भारत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए हमारे भारत देश के बहुत से लोगों को हाल ही में दाल एवं अन्न की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार 3 महीनों तक के लिए 1 किलो दाल वितरित करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 महीने। और हमारी केंद्र सरकार द्वारा तकरीबन 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। तो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि नेफेड, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि नेफेड 3 महीने के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में 3 महीने के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध करवाएगा, और इसीलिए यह नेफेड सुर्खियों में था। इस योजना में लगभग 165 नेफेड गोदामों में दालों के स्टॉक का उपयोग किया जाएगा, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 100 दाल मिलों को काम करना है, और अब तक 51,105 लाख टन दालों का वितरण किया जा चुका है, और लोगों तक यह सहायता पहुंचाई जा रही है। 12वां क्वेश्चन, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की?
प्रवासी राहत मित्र नामक एक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ यह उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व सीएम भी रह चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए कि अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और 13वां क्वेश्चन, हाल ही में मूडी ने साल 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया? तो हाल ही में मूडीज जो एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उन्होंने भारत के जीडीपी को 2020-21 के लिए 0% कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0%। और कुछ महीने पहले जब कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैला था, तब मूडीज ने हमारे भारत देश के जीडीपी ग्रोथ को आंका था 5.5%, लेकिन हाल ही में मूडीज ने हमारे इस जीडीपी को घटाकर कर दिया है 0%। तो देखिए, मूडीज एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की स्थापना 1909 में की गई और मूडीज के स्थापक कौन है? जॉन मूडी। और मूडीज का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस समुदाय द्वारा वैशाख दिवस को सबसे पवित्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वैशाख दिवस यानी कि वैशाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, परिनिर्वाण भी इसी दिन को हुआ और इसीलिए बौद्ध समुदाय द्वारा इस दिवस को सबसे पवित्र माना जाता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था बौद्ध। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वाला जया, डाभी हार्दिक, सुमित मोकरिया जो जूनागढ़ से है, विकास कुमार जल गोविंद चाक, काजी यूनुस जो राजकोट के पड़धरी से है, अलकेश राठौड़, शैलेश कुमार तबियाड़, पटेल रूपम, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ प्रियांक चौधरी जो सूरत से है, दिव्या मिश्रा जो गुजरात के नडियाद से, और हर्ष अंतानी, वनकर नितिन कुमार जो गुजरात के अहमदाबाद से है, गजेंद्र नाहक और परमार भरत और संगीता जी, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और भी हमारे दो सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है श्री भगवान राय और धवल रावल जो गुजरात के महसाना से है। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। एक बार आप आंसर टाइप कर देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, यह हमारा वादा है। तो कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।